आरसी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे उनसे जानते हैं ताज़ा हाल उत्तर प्रदेश के। भट्ट साहब, क्या मौजूदा स्थिति है उत्तर प्रदेश की? अविनाश, 4350 कुल मरीज जब तक उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं जी, जिसमें करीबन 2444 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1805 मरीज कुल एक्टिव केस हैं उत्तर प्रदेश में जी, और 104 मौतें अभी तक उत्तर प्रदेश में हुई हैं जी। लगभग 6500 जांचें पर डे हो रही हैं जी। उत्तर प्रदेश में 21 लैब इस समय काम कर रहा है, यानी कि जांचों की संख्या जो हम लगातार आपके माध्यम, अपने चैनल के माध्यम से ये व्यूअर्स को बता रहे थे कि 10,000 होनी चाहिए, वो अभी थोड़ी सी बढ़ के 5,000 से 1,500 बढ़ के करीबन 6,500 हुई जी। आज ये प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस बात को स्वीकारा कि जांचें अभी 6,500 हैं, यानी मुख्यमंत्री के भी कहने के बाद भी जांच अभी 10,000 नहीं हो पाई जी। तो ये अभी तक उत्तर प्रदेश का ओवरऑल ये पूरा कोविड-19 का डाटा है जी। लेकिन जो सबसे विकट स्थिति उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर है, और अब जिस तरह से राजनीति भी शुरू हो गई है कि अगर आप नहीं ला सकते तो हम लाएंगे जी। कांग्रेस का ये कहना है और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है जी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी तैयार बैठे हैं जी कि बसें हम लेकर पहुंच गए हैं जी। उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जी, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो शासनादेश कल सरकार ने किया है वो अब उसके गले की हड्डी बन रहा है जी। क्योंकि प्रवासी मजदूर अब रुकने को तैयार नहीं है जी। ट्रेनें बॉर्डर से, यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के बॉर्डर पर जो सीमाएं हैं, मध्य प्रदेश, इनको पूरी तरह से सील कर दिया गया जी। अभी राजस्थान और मथुरा का जो बॉर्डर है, भरतपुर का बॉर्डर है, वहां पूरी तरह से मजदूर रोड पर है जी। मध्य प्रदेश और झांसी का जो बॉर्डर है वहां पूरी तरह से मजदूर रोड पर है भट्ट साहब जी। और वो लगातार वो बैठे हुए हैं। भट्ट साहब, उसके साथ साथ यमुनानगर से, हरियाणा से जो यमुनानगर से सहारनपुर का बॉर्डर है, वहां भी भारी मात्रा में मजदूर हैं जी। सरकार के इस समय पूरी तरह से हाथ पैर फूले हुए हैं जी। कि इन मजदूरों को किस तरह से उत्तर प्रदेश में लाया जाए, और लगातार जिस तरह से विपक्ष का दबाव बन रहा है जी, उसको लेकर सरकार कहीं न जी कहीं जी। एक बात पूछना चाहूंगा, एक बात पूछना और अभी चाहूंगा। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने एक पत्र जारी किया है जी परिवहन आयुक्त को, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, उनको ये पत्र दिया है कि 200 बसों की व्यवस्था आज ही की जाए और उनको बॉर्डर पे लगाया जाए, निजी क्षेत्र के बसों को, यानी कि रोडवेज अपना काम कर रही है जी, लेकिन निजी क्षेत्र के बसों को, प्राइवेट बसों को भी एक्वायर किया जाए जी, और आज ही 200 बसों की व्यवस्था करके बॉर्डर पे लगाया जाए जी। जिस तरह के चित्र आ रहे हैं अविनाश जी, वो बड़े ही भयावह और विभत्स हैं जी। वही सवाल भी वही है, सवाल भी वही, पोटली और झोली लेकर रोड पर खड़ा है जी जी, उसको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है जी। वही सवाल हम कर रहे हैं जी। मेरा यही कहना है भट्ट साहब कि जैसे भयावह स्थिति का आप जो है आपने जैसी बताई, और हम लोग भी लगातार निगाह बनाए हुए हैं, देखते हैं कि किस तरह से जो मजदूर निकल रहे हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं, और क्या परेशानी उनके पास खाने को नहीं है, पहनने को पैर में चप्पल नहीं है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बेतहाशा निकल रहे हैं अपने घरों के लिए। और एक तरह से वो जो सरकार प्रयास जो कर रही है, उनकी भीड़ को देखते हुए, उनकी तादाद को देखते हुए सारे प्रयास जो हैं बौने साबित हो रहे हैं। लेकिन एक अहम सवाल इस बीच ये उठता है कि चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे अन्य राज्यों की सरकारें हों, लगातार मजदूरों से अपील कर रही है कि आप पैदल ना निकलें, आप पटरियों के सहारे ना निकलें, आप जहां हैं वहीं रुकें, वहां हम आपकी व्यवस्था करेंगे, और आपको घर ही जाना है तो वो व्यवस्थाएं सरकार करेगी, चाहे उन्हें हम ट्रेनों के जरिए पहुंचाएं, चाहे बसों के जरिए पहुंचाएं, जैसा जो भी साधन सरकार उपलब्ध करा सकती है मजदूरों के लिए, वो बात सरकार कह रही है। तो क्या ये मैसेज मजदूरों तक डिलीवर नहीं हो पा रहा? क्या मजदूरों को के बीच में किसी किस्म का कोई भ्रम फैलाया गया है, अफवाह फैलाई गई है कि इतना सरकार के कहने के बाद, अपील करने के बाद भी वो
निकल पड़े हैं और वो सुनने को तैयार नहीं है किसी की, चाहे कितनी भी उनके सामने मुसीबत क्यों ना आ जाए। एक सवाल ये है। दूसरा, अभी कल ही हम लोग जिस तरह से चर्चा कर रहे थे कि जो भी पैदल आ रहे हैं मजदूर उनको वहीं के वहीं रोका जाए और उसके बाद उनकी जांच करके उनको घर भेजने की व्यवस्था की जाए। ये तमाम प्रयास जो हैं किए तो जा रहे हैं, लेकिन ये जमीनी तौर पर इन पर अमल उतनी तेजी से होता क्यों नहीं दिखाई दे रहा। और जो पहला मेरा सवाल था उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप क्या राय रखते हैं, क्या कुछ आपके आंखों के सामने जो घट रहा है या जो आपने देखा या जो सुना, तो वो जो मैसेज वाली बात है कि सरकार की अपील मजदूरों तक या तो पहुंच नहीं रही है या उनके बीच में किसी किस्म की कोई ऐसी बात फैलाई गई है जिसकी वजह से वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ सड़क पर इस चिलचिलाती धूप में निकल पड़े हैं। भट्ट साहब, अविनाश, ये स्थिति की जानकारी और आभास पहले से यूपी सीएम को था जी कि ये स्थिति आ सकती है। अगर हम बात करें करीबन 20 दिन पहले जब वो टीम 11 के साथ एक बैठक कर रहे थे अपनी, उस बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि आप घरों में किसको कब तक रख सकते हैं जी। एक न एक दिन आपको उनको सुरक्षित जगह पे ले जाना पड़ेगा या फिर उनको छूट देनी पड़ेगी। स्थिति वही है। 50 दिन से अधिक समय लॉकडाउन का हो गया है। मजदूर जहां जिन राज्यों में काम कर रहे थे उनके पास वहां अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था नहीं थी, उसके साथ साथ भोजन की व्यवस्था नहीं थी। और इस समय गर्मी का समय चल रहा है, खासतौर पर उनके लिए तो लाने की व्यवस्था सरकार ने पहले नहीं की, लेकिन जैसे ही मजदूरों का दबाव बढ़ना शुरू हुआ तो सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाई। लेकिन मजदूर उस श्रमिक ट्रेन के माध्यम से भी उतनी मात्रा में नहीं आ पा रहे हैं जी। वो कहीं ना कहीं जो सीमावर्ती राज्यों में है वहां से किसी भी हालत में वो निकलने के लिए तैयार हैं और रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास सरकार का जो मैसेज है वो पहुंचने का संसाधन भी नहीं मौजूद हो पा रहा है जी कि वो वही कई निश्चित स्थान पे रुके, क्योंकि सरकार कोई भी व्यवस्था पहले से नहीं कर पाई। सरकार कहीं न कहीं ये व्यवस्था तत्कालिक रूप से कर रही है, यानी कि आज मजदूर भारी मात्रा में जुट गए हैं तो आज 200 बस की मांग हो गई है जी। ये सरकार के सामने एक बड़ा संकट है और सरकार इसमें कहीं न कहीं जो है वो कमजोर साबित हो रही है। भट्ट साहब एक तो जी मैं एक इसी में सवाल जोड़ रहा हूं। आपने जो समस्या उठाई उसी से जुड़ा हुआ एक बात और मेरे जहन में आ रही है, वो भी मैं कह दूं तो शायद जो जवाब आपकी तरफ से आएगा वो ज्यादा मुकम्मल होगा, बेहतर होगा। ये जो आप जैसा बता रहे हैं कि पहले से ही इस स्थिति का अंदाजा सरकार को था और जिस तरह से मजदूरों ने शुरू किया था पैदल घरों की ओर जाना, तो वहीं से इस स्थिति की जो है गंभीरता का पता चलता है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जो समन्वित प्रयासों की बात की जा रही है, चाहे किसी भी राज्य की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, अन्य राज्यों से जहां से मजदूर आ रहे हैं उनसे बात करने की बात हो, या जो सटे हुए प्रदेश हो वहां से सहयोग लेने की बात हो, समन्वित प्रयासों से ही इस समस्या का निदान किया जा सकता है। तो क्या वजह है कि जो मजदूर आ रहे हैं तो जिले में उनका ध्यान, जो जिला अधिकारी है, कलेक्टर हैं या डीएम है, उन्हें जवाबदारी यदि सौंपी जाती कि जिन जिन के जिलों से यदि ये मजदूर निकल रहे हैं तो वहां उनकी व्यवस्था वो उस स्तर पर उतने मजदूरों की कर लें, तो इस तरह से उनका भार भी कम हो जाता, बढ़ जाता और मजदूरों को जो है काफी कुछ राहत इस तरह से भी पहुंचाई जा सकती थी। क्या कहेंगे आप? अविनाश, ये जो सवाल आपने उठाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार ये काम कल शुरू की है। यानी कि कल जिस तरह से उन्होंने जिलाधिकारियों को आदेश दिया है जी कि इन मजदूरों को कहीं भी चलने से रोका जाए जी, यानी कि ट्रक से अगर वो चल रहे हैं, दोपहिए से चल रहे हैं, साइकिल से या पैदल, तो इनको वहीं रोका जाए। ये आदेश क्या पहले नहीं किए जा सकते थे? लेकिन सरकार को इसका अंदाजा नहीं था जी। सरकार ये नहीं जानती थी कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो उन राज्यों में रुकेंगे, इतनी भारी मात्रा में वो नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब मजदूर जो है उबल पड़ा है और जिस तरह से लगातार वो पैदल चल रहा है और सैकड़ों की संख्या में रोड एक्सीडेंट में वो मारे जा रहे हैं, तो ये अब ये गंभीर विषय हो गया। सरकार ने जो इंतजामात इनको अब करने चाहिए थे वो पहले करने चाहिए थे। अगर ये इंतजामात जिलों के माध्यम से पहले किए गए होते, तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया होता और उन बॉर्डरों पे इन मजदूरों के आने के पहले बसों को खड़ा कर दिया गया होता, तो निश्चित रूप से जो सीमावर्ती राज्य से मजदूर आ रहे हैं
जी वो उन बसों में सवार हो जाते जी और उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंदर आके अपनी अपनी गंतव्य स्थानों पर चले जाते। जी लेकिन सरकार ने ये काम नहीं किया। अभी मैं उस पत्र को देख रहा था जी जो उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जारी किया है कि 200 बसें आज चाहिए। यानी कि स्थिति की गंभीरता उस पत्र से लगाया जा सकता है। यानी जिस वो भी निजी क्षेत्र के पास, यानी कि कहीं ना कहीं इन मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन, सरकारी बसें भी कम पड़ रही हैं, वो व्यवस्थित नहीं है। इसीलिए निजी क्षेत्र की 200 बसों को आज ही मांगा गया है। जी और जिस तरह से उन बसों को लेके राजनीति शुरू हो गई है, प्रियंका गांधी जी अपनी बसों को लेकर बॉर्डर पर तैयार हैं जी कि हमको अनुमति दी जाए, जी हम इन मजदूरों को रेस्क्यू करेंगे। जी उसके साथ साथ अखिलेश यादव ने भी तमाम जो मौतें हुई हैं अभी रोड एक्सीडेंट में, जी। उनको हत्या बताया है। तो सरकार कहीं न कहीं अपने इस प्रयासों से घिर जा रही है। जी और ये निश्चित रूप से ये पहल पहले बिल्कुल। करना चाहिए था। उन तमाम सीमावर्ती राज्य एक जो बात हैं, और है जी उत्तर प्रदेश के, जी। वहां बसों को रख के और जी, वहीं बिल्कुल। पर उनको उनकी थर्मल स्कैनिंग करके जांच करके बिल्कुल। वापस उनको उत्तर प्रदेश लाया जाता और यहाँ उनको क्वारंटीन किया जा सकता था। जी लेकिन जी सरकार को इस विभत्स स्थिति का अंदाजा नहीं था और सरकार ये समझ जी, रही एक बात थी तो कि एक बात तो बहुत ये आसानी भी से तय हो है, जाए। ये लेकिन एक- वो नतीजा जी। जो है उल्टा निकला। जी एक बात तो यह भी तय है भट्ट साहब कि इस स्थिति का अंदाजा तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या पूरे हिंदुस्तान में किसी भी सरकार को नहीं था इस स्थिति का अंदाजा। और जो भयावहता है इस कोरोना वायरस की, इससे सिर्फ हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस वक्त जो है त्राहिमाम कह रही है। लेकिन एक सवाल हम लोग जिस तरह से चर्चाएं करते हैं, हमारे खास मेहमान जो आते हैं, डिबेट्स में आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार आते हैं, तमाम राजनेता आते हैं, उनके भी अपने अपने मत होते हैं। कई बार कई अच्छे सुझाव भी इन्हीं चर्चाओं के बीच में से निकलते हैं। ऐसा ही एक सुझाव आया था कि जिस तरह से स्वयंसेवी संगठन है या निजी क्षेत्र के लोग जो हैं, जो आगे बढ़कर लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, खाने का सामान पहुंचा रहे हैं या मास्क पहुंचा रहे हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है वो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कर रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी सी छूट या सरकार भी उन लोगों को विश्वास में लेकर उन लोगों का सहयोग ले? तो ऐसा मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हजारों लाखों लोग निकल आएंगे जो सड़क पर जो जिस तरह से मजदूर निकल रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आगे ना आ सके, उनका सहयोग भी लिया जा सकता है। अब विपक्षी दलों ने भी जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस ने भी पहल की है और समाजवादी पार्टी ने भी पहल की है कि मजदूरों को वो अपने खर्चे से उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे, तो समन्वित प्रयासों से इस समस्या को ऐसा नहीं है कि बहुत देर लगेगी और जल्द हो सकता है काम, यदि इस तरह से काम किया जाए। तो आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? अविनाश, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी राय है। सरकार देखिए, प्रवासी मजदूरों की जान, उनकी देखभाल और उनकी स्वास्थ्य की जांच इस समय ये सर्वोच्च प्राथमिकता है जी। अगर हम या कोई भी संगठन या फिर तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं या जो संपन्न व्यक्ति हैं जिनके पास दर्जनों गाड़ियां हैं जी, अगर वो 100 मजदूर 50 मजदूरों को भी वो सुरक्षित तरीके से नहीं, वो तो लाने को तैयार है। ऐसा यदि आप अपील करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मदद के लिए आगे आ जाएंगे। निश्चित रूप से अगर उनको लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार कर रही है, सरकार वो क्रेडिट अब किसी और को देना नहीं चाहती है, चाहे वो प्रियंका गांधी की बसें हों, चाहे वो अखिलेश यादव की बसें हों या फिर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बसें हों। देखिए, आप मुंबई की घटना आपने देखी होगी जी। सोनू सूद जो फिल्म एक्टर है जी, उसने दर्जनों की संख्या में यूपी गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से परमिशन लेकर प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के तमाम प्रवासी मजदूरों को रवाना किया है। उसके साथ साथ कर्नाटक और केरल के तमाम मजदूरों को उसने वोल्वो स्कैनिया बसों से भेजा है। यह प्रयास अन्य लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूपी सरकार उनको बिल्कुल इजाजत नहीं देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अपने इस काम का जो क्रेडिट है वो किसी और को ले नहीं देना जाना चाहती है, उनको मिले या फिर जो है विपक्ष इसका कहीं फायदा उठाए। इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये एक मानसिकता छुपी है, सबको मौका न देके सुरक्षित तरीके से बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन सरकार नहीं लाने देगी, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर 200 बसों से अगर 10,000 मरीज निकलते हैं, 5,000 अगर जो है मजदूर निकलते हैं,
तो निश्चित रूप से वो मजदूरों ने वो देखेंगे कि ये किसका प्रयास है, और कहीं और बैंक पे इसका फर्क ना पड़ जाए, इसकी चिंता कहीं न चलिए कहीं योगी सरकार को। यदि ऐसा है तो भट्ट साहब ये ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से आगे आ रहा है वो पीड़ित मानवता की सेवा समन्वित प्रयासों से ही की जा सकती है, और इस वक्त राजनीति से उठकर सभी को काम करना चाहिए। और उम्मीद करूंगा कि इस तरह की जब बातें निकलकर सामने आ रही हैं हमारी चर्चाओं में, और भी तमाम जगहों से इस तरह की बातें जब सामने आती तो निश्चित तौर पर सरकार भी कुछ ना कुछ संज्ञान लेगी, और स्थिति निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है। ऐसे में सबका साथ लेकर ही समस्या का जो है हल निकाला जा सकता है, समस्या को दूर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए। और अब देखना होगा कि सरकार जो है जो संवेदनशीलता जितनी दर्शा रही है आगे आके और कितना कदम उसके आगे बढ़ाती है, वो किस तरह से नई रणनीति बनाकर इस समस्या से निजात पाती है। तो स्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि किस तरह से तमाम राज्यों से मजदूर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, और बिना सोचे समझे कि वो किस मुसीबत को आमंत्रित कर रहे हैं। एक तो कोरोना का संकट महामारी का रूप लेता जा रहा है हमारे देश में, ऊपर से अपनी जान जोखिम में डालकर वो अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है कि उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जाए, लेकिन इस दिशा में उसके प्रयास जो हैं फिलहाल तो बहुत जो है बौने साबित हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके निश्चित तौर पर ऐसी कोई रणनीति बनाकर सरकार निश्चित तौर पर काम करेगी कि इन मजदूरों को राहत मिल सके और वो सुरक्षित तौर पर अपने घर पहुंच सकें। इस विशेष प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।